नमस्कार। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक नोटिस देने का बवाल तो आप सभी ने टीवी स्क्रीन पर देखा ही है। बवाल इससे जुड़ा हुआ है कि क्राइम ब्रांच की टीम उनके आवास पहुंचती है, 5 घंटे इंतजार करती है और यह कोशिश की जाती है कि अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही नोटिस को थमाया जाए। आखिरकार उनके एक अधिकारी को ही नोटिस दिया जाता है और उसके बाद टीम लौट आती है। उसके बाद वही सिलसिला आज फिर से देखने को मिला कि आतिशी के घर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचती है, वहां पर नोटिस देने का प्रयास करती है और फिर से वही सब कुछ जो कि पिछले दिन हो चुका है। मतलब आतिशी घर में मिलती नहीं है और उनके अधिकारी को नोटिस थमा दिया जाता है। ये नोटिस किस चीज से जुड़ा हुआ है? दरअसल इन दोनों नेताओं के ऊपर आरोप यह है कि इन्होंने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है और बीजेपी के ऊपर आरोप इस बात का लगाया कि उनकी पार्टी के 7 विधायकों की खरीद फरोख्त का प्रयास बीजेपी ने किया। कीमत 25 करोड़ लगाई गई थी और कोशिश ये थी कि इनको बीजेपी में शामिल किया जाए। बस जैसे ही यह बयान दिया गया था, उसके बाद बीजेपी के कुछ नेता दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचते हैं और उनसे अपील करते हैं कि जो भी आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाए हैं, क्यों ना इनकी जांच की जाए। अब इसके लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम से एक नोटिस उनको सर्व किया गया। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब खरीद फरोख्त को लेकर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। आपको बिहार की घटना याद ही होगी। कुछ दिन पहले ही बिहार में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला। बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त आरजेडी और जेडीयू ने आपस में मिलकर निश्चित तौर पर एक सरकार बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो विफल रहा क्योंकि उस वक्त बीजेपी के साथ जेडीयू ने सरकार बनाई थी। हालांकि आरजेडी ने तब भी प्रयास किया था, नीतीश कुमार से बातचीत की गई थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने अपना विश्वास बीजेपी के ऊपर जताया। लेकिन जैसे ही कुछ साल का वक्त बीतता है, उनको भरोसा आरजेडी के ऊपर हो जाता है। वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ते हैं और आरजेडी के साथ हो जाते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। कुछ साल और बीतते हैं, एक बार फिर से उनको भरोसा वापस बीजेपी पर ही हो जाता है। इस दौरान तेजस्वी यादव और लालू यादव की तरफ से आरोप लगाया गया कि बीजेपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त का या कहीं ना कहीं किसी एक बड़े घटनाक्रम को रचकर नीतीश को अपनी तरफ मिला लिया है। लेकिन नीतीश कुमार का यह कहना था कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा था। जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लालू यादव और उनके परिवार पर लगे, यानी खुद लालू यादव के ऊपर, राबड़ी देवी के ऊपर, इसके साथ उनकी बेटी मीसा, इसके साथ ही उनकी बेटी हेमा यादव और खुद तेजस्वी यादव के ऊपर जमीन घोटाले के आरोप लगे थे, इसीलिए उन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया। लेकिन इस बीच भी आरोप इसी तरह के थे जिस तरह के अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाए। आपको थोड़ा सा पीछे और लेकर चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में भी आपने इसी तरह का सियासी घटनाक्रम देखा होगा। जब सरकार बनती है महाराष्ट्र में, जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले, तब उस वक्त वहां पर सरकार बनाई थी महाविकास आघाड़ी ने। उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें शिवसेना भी थी और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। लेकिन एक नाम उभर कर सामने आता है, एकनाथ शिंदे का। एकनाथ शिंदे वही व्यक्ति हैं जो कि बाल ठाकरे की कभी महाराष्ट्र के अंदर शक्ति कहे जाते थे। लेकिन कब वो शक्ति उद्धव ठाकरे के ही खिलाफ हो गई, उद्धव ठाकरे इसको खुद भांप नहीं पाए। वक्त बीता, धीरे धीरे एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के कुछ विधायकों को लेकर अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया और इस बीच शिवसेना ने आरोप ये लगाया कि पार्टी तो हमारी है, इसलिए अगर एकनाथ शिंदे जाना चाहते हैं तो चले जाएं। लेकिन बाद में इसका फैसला ये हुआ कि नहीं, एकनाथ शिंदे भी पार्टी पर अपना दावा कर सकते हैं। इसके साथ ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला और एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। आरोप यह लगाया गया कि फिर से विधायकों को खरीदा गया, लेकिन जो भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए थे, उनमें से किसी ने भी उस आरोप को स्वीकार नहीं किया जो कि उद्धव ठाकरे ने लगाए थे। मतलब हर विधायक ने खुलकर यही कहा कि भाई, हम विचारधारा के आधार पर या बाल ठाकरे की जो विरासत थी उसको जिंदा रखने के लिए हम एकनाथ शिंदे के साथ गए, खरीद फरोख्त जैसा कुछ नहीं है। इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा और जाएं तो आपको कर्नाटक राज्य भी याद होगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होते हैं। वहां पर जिस तरह से डी कुमारस्वामी यानी एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व में सरकार बनाई जाती है, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनते हैं। लेकिन यहां पर भी कुछ ही दिन सरकार चलने के बाद एक बड़ा उलटफेर होता है। यहां पर यह आरोप लगाया जाता है कि विधायकों को तोड़ा गया और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ जाती है और वो तब तक सत्ता में बनी रहती है जब तक कि विधानसभा चुनाव होते नहीं है। हालांकि जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो कर्नाटक में फिर से कांग्रेस को ही जीत मिली है। वहां पर भी विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया था, आरोप लगाए गए थे। लेकिन इसमें संशय की बात, हैरानी की बात यही है कि जिन विधायकों के ऊपर आरोप लगाया जाता है, वही विधायक सबसे पहले आकर मंच पर यही बोलते हैं कि हमारे साथ किसी भी तरह की कोई डील नहीं हुई है, गठबंधन धर्म के चलते या जिस तरह की विचारधारा को हम आगे ले जाने के लिए कांग्रेस के साथ थे, वो हमको वहां पर मिला नहीं। हमको बीजेपी में कुछ अच्छा दिखा या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होने वाले विकास को हम पूरा समर्थन देना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी के साथ चले गए और ये बात वहीं पर खत्म हो जाती है।
इसके थोड़ा सा पीछे अगर आप और जाएंगे तो मध्य प्रदेश का चुनाव आप सभी को याद होगा। जिस तरह से 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं, कमलनाथ वहां पर मुख्यमंत्री चुने जाते हैं क्योंकि कांग्रेस जीतती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी ज्यादा विश्वास था कि उनका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन अंदर के समीकरण कुछ ऐसे बिगड़ते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने साथ 20 से 22 विधायक लेकर विद्रोह कर बैठते हैं। जब वो विद्रोह करते हैं तो कमलनाथ पूरी कोशिश करते हैं कि जो 114 की संख्या कांग्रेस के पास थी वो 114 ही रहे, लेकिन जब ये 22 छिटक जाते हैं तो कांग्रेस के पास संख्या बल केवल 92 की रह गई और इसी का फायदा बीजेपी ने तुरंत उठाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि मध्य प्रदेश के मामा के रूप में पहले से ही प्रख्यात थे, वो फिर से एक बार सत्ता में वापसी करते हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और कमलनाथ को सत्ता से बाहर होने का रास्ता देखना पड़ता है। फिर जब चुनाव होते हैं वहां पर यह भरोसा किया जाता है कि इस बार जनता सबक सिखा देगी। कमलनाथ को एक बार पूरा भरोसा था कि इस बार छिंदवाड़ा तो बचेगा ही, इसके साथ मध्य प्रदेश फिर से उनके हाथ में आएगा, लेकिन बहुत करारी शिकस्त बीजेपी ने वहां दे दी। वहां पर भी आपको याद होगा आरोप लगाया गया था कि यहां से विधायकों का अपहरण किया गया। यह सबसे संगीन आरोप था जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर लगाए थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की तरफ से कहा गया था कि हमारे विधायकों का अपहरण किया गया, लेकिन वही विधायक जब सामने आते हैं तो वो खुलकर बोलते हैं हमारा कोई अपहरण नहीं हुआ, हम अपना समर्थन ज्योतिरादित्य को देते हैं और ज्योतिरादित्य क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास पर या उनके मूल मंत्र पर यकीन करते हैं, इसलिए हमारा विश्वास भी बीजेपी पर है और सत्ता परिवर्तन आसानी के साथ हो जाता है। कुछ ऐसा ही अरविंद केजरीवाल ने कोशिश की थी, लेकिन यहां पर दांव थोड़ा सा फंस गया। आपको दो तरह के समन भी याद होंगे। ईडी ने भी अपना समन दिया था, लेकिन वो मामला कुछ और है। जो नोटिस यहां पर अरविंद केजरीवाल को दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात से जुड़ा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया कि बीजेपी हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीदना चाहती है, अब इसमें बीजेपी ने स्पष्टीकरण मांगा है कि भैया अब आप सबूत पेश कीजिए कि अगर हमने आपके विधायकों को खरीदने का प्रयास किया है तो आखिर कैसे किया, आपको जानकारी कैसे मिली, आपके पास इसका क्या सबूत है कि हम डील 25 करोड़ में करना चाहते थे, या आपके जो विधायक थे उनके नाम क्या है। इन्हीं के बारे में अरविंद केजरीवाल को जवाब देना है और उन समन का भी जवाब देना है जो कि लगातार 5वीं बार उनको दिया गया, लेकिन वो पेश नहीं हुए। और ईडी ने भी उनको एक मामले में जिस तरह से समन दिए, जब पेश नहीं हुए तो अब ये मामला कोर्ट भी पहुंच चुका है। कोर्ट में ईडी ने कहा है कि 5 बार समन दिया, लेकिन वो लगातार इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सुनवाई के लिए कोर्ट में क्यों ना बुलाया जाए। तो ये दो मामले अलग अलग थे, लेकिन नोटिस का मामला सबसे ज्यादा पेचीदा था क्योंकि जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला सहकारी संघवाद के युग से 1980 के समय से आपने देखा होगा, वो इस बार थोड़ा सा तूल पकड़ने लगा है कि आप हिट एंड रन की पॉलिसी करके हर बार नहीं बच सकते हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल को बीजेपी को बताना ही पड़ेगा कि आखिरकार कौन से विधायक थे जिसको बीजेपी तोड़ना चाहती थी। क्या कुछ अपडेट्स होंगे हम आपको सबसे पहले बताएंगे। लगातार जुड़े रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।